अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, कल हम अतीक अहमद के बारे में चर्चा कर रहे थे और आज उसका बेटा उमेश पाल शूटआउट कांड का मुख्य अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में झांसी के पास मारा गया। उसका साथी शूटर गुलाम अहमद भी एसटीएफ की कार्रवाई में मारा गया। ये दो बड़ी उपलब्धियां आज उत्तर प्रदेश पुलिस के हिस्से आई हैं, जिसमें इलाहाबाद के सबसे बड़े शूट आउट को अंजाम देने वाले अब तक 4 शूटर्स ढेर हो चुके हैं। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध को कितना रोकने में कारगर होगी ये कार्रवाई, आज की हमारी परिचर्चा इसी विषय पर केंद्रित है। बहनों भाइयों, अब तक 4 मिट्टी में मिल चुके हैं। कौन? वो जिन्होंने उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शूट आउट अंजाम दिया, अतीक अहमद और उसका गैंग। ये छटा हुआ गुंडा, इलाहाबाद का अपराधी, यह ऐसा कुख्यात माफिया है जिसका इलाहाबाद और आसपास के क्षेत्र में बड़ा आतंक है। ये खुद भी अपराध में लिप्त है और इसका पूरा परिवार अपराधियों का गढ़ है, अड्डा है। ये ऐसा परिवार है जो पूरा परिवार, पूरा खानदान और इसके परिवार के करीब करीब सभी लोग अपराध में लिप्त पाए गए हैं। इटालियन गॉडफादर, इटालियन माफिया की तर्ज पर काम करने वाला ये अपराधी, इसका पूरा गिरोह, पूरा साम्राज्य सिर्फ और सिर्फ अपराध के बलबूते खड़ा है। अब आज पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में और इस अपराधी के 40 साल के इतिहास में, इसकी जो क्रिमिनल हिस्ट्री है अतीक अहमद की, वो 40 साल की है। 40 साल में पहली बार इसके किसी परिवार के सदस्य को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया है। इसके पहले इस अपराधी पर हाथ डालना मुश्किल और बेहद मुश्किल था। यहाँ तक कि अशरफ भी पुलिस कार्रवाई में सिर्फ गिरफ्तार हुआ था, मारा नहीं गया था, जबकि उसके खिलाफ बहुत ही गंभीर धाराओं में केस दर्ज हैं। हत्या, डकैती, सुपारी लेकर मर्डर करना, तमाम एक्सटॉर्शंस के मामले, ज़मीन कब्जे के मामले इस माफिया के खिलाफ दर्ज थे। बहनों भाइयों, आज एसटीएफ ने बहुत ही साहसिक कार्रवाई दिखाते हुए झांसी के पास असद, अतीक अहमद के बेटे को मुठभेड़ में मार गिराया। आप याद करिए वो दृश्य जिसमें नीला शर्ट पहने हुए एक युवक हाथों में पिस्तौल लिए हुए उमेश पाल का पीछा करते हुए उसका घर के भीतर घुसकर हत्या की थी, और उसके पीछे एक दुकान में खड़े हुए व्यक्ति ने भी निकलते ही तुरंत फायरिंग शुरू कर दी थी। वो गुलाम था। पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा कि विटनेस प्रोटेक्शन की ऐसी तैसी करने वाला, 14 कैमरों से उसकी जब रिकॉर्डिंग आई थी शूट आउट की, पूरा उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश भर में इस घटना को लेकर बहुत ही हैरानी जताई गई थी, जितने प्लान्ड वे में ये अटैक किया गया था। लेकिन माफियाओं के मिट्टी में मिलाने की कसम सरकार ने जो विधानसभा के भीतर खाई थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, उसकी प्रतिपूर्ति अब शुरू हो चुकी है। पिछले महीने मार्च के महीने में 2 शूटर्स मार गिराए गए थे इलाहाबाद के भीतर, उनको कमिश्नरेट पुलिस ने मार गिराया था। अब 2 मुख्य शूटर जिन पर 5-5 लाख के इनाम थे, जिनके बारे में हम कल भी प्रश्न खड़ा कर रहे थे कि पांचों कहाँ फरार हैं, धरती खा गई कि आसमान निगल गया, तो एसटीएफ ने धरती फाड़ के इनको खींच निकाला और दोनों के शरीर में इतनी बुलेट्स भर गईं कि अब कोई गिनने वाला नहीं और कोई हिसाब किताब नहीं। फिलहाल लाश कौन रिसीव करेगा ये भी जानने वाला अभी तक कोई नहीं है। अतीक अहमद के परिवार पर पहली बार इतना कड़ा प्रहार उत्तर प्रदेश की पुलिस और सरकार की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद ऐसा अतीक अहमद और उनके साथियों पर कार्रवाई की गई। क्या इस तरह से हम संगठित गिरोह का खात्मा कर पाएंगे? संगठित गिरोहों पर इस प्रकार की कार्रवाई से माफियाओं में क्या माहौल है? और बहनों भाइयों, इस कार्रवाई से सिर्फ अतीक अहमद जैसे माफिया ही नहीं, दूसरे बड़े माफियाओं ने भी कुछ सबक ज़रूर लिया होगा, क्योंकि जब इंसाफ और न्याय एक समान रूप से चलेगा तभी कानून का राज स्थापित होगा। उम्मीद करते हैं कि दूसरे माफिया जो इस वक्त आज़ाद घूम रहे हैं, उन्होंने भी इस कांड से सबक ज़रूर लिया होगा कि बंदूक उठाने पर वो ढेर भी कर दिए जाएंगे। ये घटना उदाहरण है। असद अहमद, उभरता हुआ गुंडा, अपने बाप की गद्दी का वारिस, अतीक अहमद का वारिस, जो इलाहाबाद की गद्दी पर कब्जा करना चाहता था। आप याद करें बहनों भाइयों, आप सबने मिर्ज़ापुर सीरीज़ देखी होगी। कुछ अतीक अहमद का कारोबार उसी की तर्ज पर चलता था और उसका बेटा भी वही बनना चाहता था। इलाहाबाद की गद्दी,
20 साल की उम्र, और जितने डेयरिंग तरीके से, जितने दुस्साहसपूर्ण तरीके से ये हमले को अंजाम दिया गया था, ये बहुत ही अचरज वाली बात है। क्योंकि अगर ये अपराधी बच जाते, सरेंडर कर देते, जेल चले जाते, तो शायद पुलिस के इकबाल पर एक बड़ा गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता। लिहाजा अब जब कार्रवाई में अब तक 4 मारे गए हैं, अब बचे हैं 3, और एक शाइस्ता यानी अतीक की वाइफ फरारी काट रही हैं। 3 जो बचे हैं उनमें सबसे खतरनाक अपराधी है गुड्डू मुस्लिम। ये वही शख्स है जिसको आपने सीसीटीवी फुटेज में फूल बरसाते देखे होंगे। वो फूल नहीं बरसा रहा था, बम फेंक रहा था, और बम भी कैसे फेंक रहा था, जैसे फूल फेंक रहा हो। यानी कितने दुर्दांत और दुस्साहसिक अपराधी थे, किस प्रकार से वो घटनाओं को अंजाम देते थे, और उनके लिए बम चलाना फूल फेंकने के बराबर था। आप सबको वो फुटेज ज़रूर याद होंगे, आपके दिमाग में कौंध भी रहे होंगे। अब गुड्डू मुस्लिम, अरमान सिविल लाइन और एक तीसरा आरोपी भी फरार है। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए और उनकी तलाश में बहुत शिद्दत से लगी है, और उम्मीद करते हैं कि ये मामला भी अंजाम तक पहुंचेगा। अतीक अहमद को सज़ा हो चुकी है, अब वो पुलिस रिमांड पर हैं, उनसे पूछताछ होगी, तब ये पता चलेगा कि इस गुंडे ने, इस अपराधी ने और कितने बड़े बड़े कारनामे इलाहाबाद और उसके आसपास के क्षेत्र में कर रखे हैं। बहनों भाइयों, मैं हमेशा से इस मत का रहा हूँ कि अपराधियों को कतई भी प्रश्रय नहीं मिलना चाहिए। अपराध को उसी तरीके से हैंडल किया जाना चाहिए कि अपराध किसी भी समाज के लिए कैंसर है। किसी भी स्वस्थ समाज के लिए अपराधियों का होना, अपराध का कारित होना, ये कैंसरस है। और कार्रवाई सबके खिलाफ, कोई भी हो, क्योंकि माफिया और अपराधी की कोई जाति नहीं होती, कोई पंथ मजहब नहीं होता, कोई विचार नहीं होता, उसका सिर्फ एक विचार, पैसा, पैसा, ताकत। अतीक अहमद ने मुसलमानों पर कम अत्याचार नहीं किए हैं। 15 से ज़्यादा ऐसी हत्याएं हैं जो मुसलमानों की कराई हैं। सैकड़ों ऐसी बिल्डिंग्स हैं इलाहाबाद के भीतर पश्चिम इलाके में, जहां पर अतीक अहमद ने मुसलमानों की, गरीब मुसलमानों की ज़मीनें कब्जाई, उनके बंगले छीने हैं। ये किसी कौम का हितैषी नहीं बहनों भाइयों, ये सिर्फ पैसा, ताकत और गैर कानूनी कामों को प्रश्रय देने वाला छटा हुआ गुंडा है, जिसने अपने पूरे परिवार को अपराधी बना दिया। और इसके पॉलिटिकल कनेक्शंस किसी से नहीं छुपे हैं। हर पार्टी में इसके मेहरबान बैठे हुए हैं, हर पार्टी में इसके चाहने वाले मौजूद हैं, और हर पार्टी से प्रश्रय मिला है। कोई खुद को दूध का धुला नहीं कह सकता। लिहाजा अतीक अहमद जैसे अपराधियों के खिलाफ बहुत सख्ती से निपटा जाना चाहिए। जो कार्रवाई इस वक्त प्रचलित है, वो उस तरह की कार्रवाई समाज में इस कैंसर को दूर करने के लिए बेहद ज़रूरी है। आज आप आए कुछ बयान सुन लें, फिर मैं इस पर चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। 24/2/2023 को जो 2 अभियुक्त जिनको आपराधिकृत करते हुए सबने देखा है, मुठभेड़ में घायल हुए तथा बाद में उनकी मृत्यु हो गई, जिनकी पहचान असद पुत्र अतीक अहमद तथा गुलाम पुत्र मकसूदन के रूप में हुई। 1.5 महीने की अथक परिश्रम के बाद ये सफलता मिली है, और असद और गुलाम को एसटीएफ की टीम ने ट्रैक डाउन किया, उन्हें पकड़ने की कोशिश की। इस गैंग के पास हमेशा सोफिस्टिकेटेड वेपन रहते हैं, इसकी जानकारी हमें पहले से है। एसटीएफ टीम पूरी तैयारी से थी, और इस गोलियों के आदान प्रदान में दोनों मारे गए। पुलिस पर गोली चलाएगा तो पुलिस अपना बलिदान देती रहे, ये समाजवादी सोच हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अस्पष्टता है कि पहले अपराधी को पकड़ने का पूरा प्रयास करो कि उसके साथ गोलीबारी की स्थिति ना आवे, लेकिन जब उधर से गोली चले और पुलिस भाग जाए पीठ दिखा करके, अब उत्तर प्रदेश की पुलिस ऐसी नहीं। उत्तर प्रदेश फेक इनकाउंटर का उत्तर प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश में फेक इनकाउंटर हैं। अधिकारी अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अधिकारी अपना सब कुछ दांव पे रख करके सरकार के दबाव में ये घटनाएं कर रहे हैं। ये कानून की धज्जियां उड़ रही है, इनकाउंटर नहीं। तुम कॉन्स्टिट्यूशन का इनकाउंटर करना चाहते हो, तुम रूल ऑफ लॉ को कमजोर करना चाहते हो। फिर कोर्ट किस लिए है, अदालत किस लिए है, सीआरपीसी, आईपीसी किस लिए है, जजेस किस लिए है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस लिए है?
अगर तुम फैसला करोगे कि गोली से इंसाफ करेंगे तो फिर बंद कर दो अदालतों को। तो बहनों भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विपक्ष ने इस एनकाउंटर पर तमाम गंभीर प्रश्न चिन्ह भी खड़े किए हैं। मेरे साथ एसएन सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कार्यक्रम में मौजूद हैं, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, देवेंद्र प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। थोड़ी देर में हमें श्री प्रकाश सिंह भी ज्वाइन करेंगे, फार्मर आईएएस अधिकारी हैं, और प्रेम प्रकाश इलाहाबाद के फॉर्मर एडीजी जोन भी मुझे इस कार्यक्रम में ज्वाइन करेंगे। सूर्य कुमार शुक्ला उत्तर प्रदेश पुलिस में महानिदेशक रहे, वो भी थोड़ी देर में हमारे साथ डिबेट में जुड़ेंगे, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। श्री प्रकाश सिंह जी हमें इस डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में मेरे साथ शामिल होने के लिए। एसएन सिंह जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि पहले तो ये कि बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने की और माफियाओं को एलिमिनेट करने की जो कार्रवाई है वो जारी है। विपक्ष इस पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा है, इस इनकाउंटर पर। देखिए, विपक्ष इस नाते प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है कि विपक्ष ने बहुत बार ऐसे अपराधियों की मदद की है और समय समय पर मदद लिया है। आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि 1995 में जब गेस्ट हाउस कांड होता है उस समय 250 असलहों के साथ अतीक अहमद वहां दिखाई देता है और एक बड़ा अखबार दूसरे दिन खबर छापता है। 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट से विधायक बन जाता है, 2004 में सांसद बन जाता है और 2005 में 25 जनवरी को राजू पाल की हत्या करा देता है। केंद्र से फोन करा के बच जाता है। 2007 से 12 तक उसकी अपनी सरकार चलती है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता है। मैं कह रहा हूं, आज कानून का राज और भयमुक्त समाज की स्थापना के लिए कृत संकल्पित जब भारतीय जनता पार्टी की पारदर्शी, ईमानदार, जवाबदेह सरकार कार्य कर रही है तो विरोधी की भूमिका न निभाते हुए विपक्ष की भूमिका निभाना चाहिए विपक्ष को, और ये कहना चाहिए कि नहीं, ऐसी कार्रवाई आप करिए। अगर आप भी चाहते हैं कि समाज भयमुक्त समाज हो तो आपको ऐसी बात कहनी चाहिए। लेकिन जब राजू पाल की हत्या होती है, उमेश पाल की हत्या होती है, 2 निर्दोष पुलिसकर्मियों की हत्या होती है और सैकड़ों निर्दोष लोगों की जब जान जाती है तो एक बार भी न कोई ट्वीट करता है ऐसे लोग और न ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। लेकिन आज चूंकि एक दादी कहानी सुनाती थी कि जो एक आदमी था उसका प्राण तोते में बसता था, तो मुझे लगता है कि ऐसे अपराधियों के प्राण कुछ पार्टियों में बसते हैं, तो जब तो उस पे कार्रवाई होती है तो अरे तोता तो अभी सही सलामत है ना, तोता को कहाँ हुआ, छोटे तोता को हुआ अभी तो जो हुआ है। देखिए, असली तोता तो अभी है उत्तर प्रदेश नहीं। अच्छी बात ब्रजेश जी, 2005 में मैं सीएनईबी चैनल में था और राहुल देव जी ने मुझे कहा कि आप एक बार चले जाइए इलाहाबाद और इस घटना को कवर करके आइए जो घटना। अच्छा, जब हम पत्रकार रहे हैं ब्रजेश जी, जब हम उस घटना को वहां कवर करने पहुंचते हैं, बड़े संजीदगी से आपको बताना चाहूंगा, तो हम वहां एक एडवोकेट साहब से मिलते हैं। वो कहते हैं कि आप कैसी घटना को कवर करने, आपको पता नहीं है कि सरकार ये जो चाहती है वही अति करता है। सभी सरकारें उसकी मदद करती हैं। अगर आप यहाँ कुछ भी करेंगे कोई भी आपको बचाएगा नहीं। मुझे लगता है कि सिर्फ पत्रकार नहीं, जिसके खिलाफ वकील नहीं खड़े होते थे, जिसके खिलाफ गवाह नहीं खड़े होते थे, जुडिशरी कहती थी कि हम इसके केस को नहीं देखेंगे, आज वही अतीक अहमद घुटने के बल पे आ रहा है, वो गिड़गिड़ा रहा है, आज वो भीख मांग रहा है, गुहार लगा रहा है, कह रहा है हमारी माफियागिरी तो समाप्त हो गई है, हमारा तो परिवार बर्बाद हो गया है, अब हम सिर्फ रगड़े जा रहे हैं। सरकार उसको माफ करने पर तो विचार नहीं कर रही है। देखिए ब्रजेश जी, ये देश संविधान से चल रहा है। किसी को माफी देना, किसी को दंड देना, ये तो संविधान का कार्य है। सरकार के पास भी उसी संविधान ने बहुत सारा पावर दे रखा है। मुख्यमंत्री को भी बहुत सारा पावर दे रखा है। कुछ मुख्यमंत्री अपराधियों को चाय पिलाते हैं, जेट श्रेणी की सुरक्षा देते हैं, उसके कुत्ते से हाथ मिलाते हैं और एक दहशत का माहौल उत्पन्न करते हैं। और कुछ मुख्यमंत्री ये माहौल उत्पन्न करते हैं कि अपराधी का न कोई जात, न कोई धर्म, न तो अब तक 4 मारे जा चुके हैं। अगर गलत कार्य करेंगे, कार्रवाई अभी जारी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल ब्रजेश जी, 177 लोगों पे पहले कार्रवाई हो चुकी थी। मैं इस मामले में दिलचस्पी है मेरी कि क्या अब तक इस मामले में 4 नेक्स्ट अब कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए,
चूंकि ये जो कार्रवाई हो रही है वो विधि सम्मत हो रही है, कानून के अंतर्गत हो रही है। अगर कोई आदमी किसी घटना को अंजाम दिया है और कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है, कह रहा कि आप सरेंडर हो जाइए, आप सरेंडर नहीं होंगे, उस पर गोली चलाएंगे, तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार सबको है। सब लोग अपनी रक्षा में आपके ऊपर चलाएंगे। और पहले की सरकारों में पुलिस के हाथ पैर बांध दिए जाते थे। इस सरकार में पुलिस को यह छूट दी गई है, जो जिस भाषा में समझे उसको उस भाषा में समझाइए। जी शुक्रिया। मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अखिलेश यादव का बयान आया है कि ये फेक इनकाउंटर जांच होनी चाहिए। क्यों? आपको क्यों डाउट है उत्तर प्रदेश की पुलिस और एसटीएफ पर? देखिए, जहां तक मैं समझता हूं, इनकाउंटर का मतलब जो मेरी समझ में आता है मुठभेड़ होता है, और सरकार इनकी है, पुलिस इनकी है, इनके पास इतना अच्छा मौका था, अगर ये चाहते तो उसको अरेस्ट करके बहुत से राज निकलवा सकते थे। लेकिन मैं समझता हूं असद का इनकाउंटर होने के बाद, जैसा कि ये लोग कहते हैं इनकाउंटर, मैं तो समझता हूं असद की हत्या करने के बाद बहुत से ऐसे राज हैं जो सरकार ने दफन कर दिए। बहुत से ऐसे राज जो असद के पास थे, जैसा कि अभी एडीजी साहब कह रहे थे, एडीजी एसटीएफ साहब कह रहे थे कि हमने बहुत बड़ी 1.5 महीने बाद हमको सफलता मिली। लेकिन मैं समझता हूं कि सफलता उनको असली मायने में तब मिलती जब ये उसको अरेस्ट करते, उसको रिमांड पे लेते, उसके लिए सख्त कानून ला करके ऐसा कानून बनाते, ऐसा कानून लाते कि उसको अपने आप जो है वो आजीवन कारावास। आपको ये डाउट क्यों है? आपके पास कोई एविडेंस है, कोई बयान है? किस आधार पर आप ये कह रहे हैं कि इट्स फेक इनकाउंटर? एविडेंस तो इनके पास भी नहीं है कि इन्होंने कहीं से दिखाया हो कि क्रॉस फायरिंग हो रही हो या उधर से उसने भी क्रॉस फायर किया हो। अब ये चाहते तो ये उसको अरेस्ट करके, जहां तक मैं चाहता हूं कि ये लोग झूठे एनकाउंटर करके सही मुद्दों से ये लोग ध्यान भटकाना चाहते हैं। और अगर ये चाहते उसको अरेस्ट कर लेते। आप एनसीआरबी का आप डाटा उठा करके देखिए, सबसे ज्यादा एनकाउंटर आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। आप एनसीआरबी का डाटा उठा करके देख लीजिए, सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ जो होती है हो रही है वो उत्तर प्रदेश में हो रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कानून के ऊपर से नहीं, मैं कोई गैर कानूनी काम करने के लिए किसी को प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम लोग भी कभी नहीं वो चाहते। आपने सीसीटीवी फुटेज देखे थे हमले के, शूट आउट के? 14 कैमरों से आए थे हमारे पास। हम तो कह रहे हैं कि जो भी हुआ उसके खिलाफ और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग किसी अपराधी के पक्ष में नहीं, कि हम ये नहीं चाहते हैं कि अपराधी अपराध करता रहे और वो घूमता रहे, लेकिन एक कानून का भी एक राज होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की भाषा ये होनी चाहिए, ठोक दो। 1.5 महीना पहले वो कह रहे थे मिट्टी में मिला दूंगा। कानून के ऊपर से क्या उनका विश्वास उठ चुका है? अपने पुलिस वालों पर से उनका विश्वास उठ चुका है। तो हम तो इसको यही कहना चाहते थे कि अगर ये चाहते तो उसको अरेस्ट कर लेते, उसको अपनी। पर आपके ये बयान माफियाओं के, अपराधियों के हौसले को बढ़ाएंगे कि विपक्ष उन्हें प्रोटेक्शन दे रहा है। आपको भी पुलिस पर बिलीव होना चाहिए, वो किसी पार्टी की पुलिस नहीं है। आपकी भी 3 बार मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, 1 बार अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, 4 बार तो आप भी मुख्यमंत्री थे। क्या तब ये आपकी पुलिस थी? तो ये किसी की नहीं है। जब भी समाजवादी सरकार रही है, कानून राज रहा है। हम लोग कानून पे विश्वास करने वाले लोग हैं, हम लोग माननीय न्यायालय को मानने वाले लोग हैं। माननीय न्यायालय आखिर कोर्ट कचहरी किस लिए? तो आप क्या चाहते हैं, इसकी क्या जांच होनी चाहिए? इसकी बिल्कुल जांच होनी चाहिए कि कौन से ऐसे राज हैं जो असद के रास्ते जो है वो दफन हो गए। चूंकि अब असद रहा नहीं इस दुनिया में, उसका सहयोगी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, गुलाम का भी एनकाउंटर हो गया जैसा कि पुलिस बता रही है। तो ऐसे कौन से रास्ते जिसको आनन फानन में इन्होंने एनकाउंटर कर? अगर पुलिस कह रही कि सामने सामने गोली चल रही है, तो क्या वो एविडेंस बनाएं या आपको फोन करके परमिशन लें? नहीं कि भैया गोली चल रही है, गिरफ्तारी कैसे करें? ये पुलिस कहां से लेकर के इनको झांसी गई, कैसे लेकर? एनओसी दे दीजिए, कोई अपने या कोई नोडल अपॉइंट हो कि भाई वो एनओसी देगा। नहीं, ये हम लोग ये चाहते हैं, हम विपक्ष के लोग ये चाहते हैं कि वो तो लाइव चल रहा होता है। असद के साथ साथ कौन से ऐसे राज दफन हुए हैं उसके तय तक भी जाएं एडीजी साहब, जो भी पुलिस के अफसरान हैं वो उसके तय। तो आप चाहते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच, उच्च स्तरीय जांच, और जो भी लोग इसमें लिप्त हों उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई। आपका ये दावा है कि ये बीजेपी अपने फायदे के लिए ऐसा करवा रही है? पूरी तरीके से करा रही है, झूठे एनकाउंटर करा करके सही मुद्दों से अपना ध्यान भटकाना चाह रही है। ऑलराइट, हमारे साथ बने रहिएगा। श्री प्रकाश सिंह उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने IAS अधिकारी रहे, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। श्री प्रकाश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि माफियाओं के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, इसका क्या संदेश आज गया होगा बेसिकली संगठित अपराधों गिरोहों के बारे में? देखिए, जो संदेश है अविश्वसनीय है। कभी सोचा नहीं जा सकता था कि ऐसी सख्त कार्रवाई भी हो सकती है इस प्रदेश में। और जो भुक्तभोगी रहे होंगे इन लोगों के आतंक के, क्योंकि कुछ बहुत हम लोगों का भी अनुभव रहा है इनका जी। हमारे कुछ अधिकारी रहे हैं जो प्रयागराज में रहे हैं उस जमाने में, और वो ऐसी चीजें हैं कि यहाँ पे ऑन एयर बताना ठीक नहीं होगा। तो आप जो बता सकते हो, जो शेयर करना चाहें। हमारे
ऐसे ऐसे अधिकारी जो कि विभागाध्यक्ष वहाँ कार्यालय के अध्यक्ष थे, और उनको इस कदर इन्होंने आतंकित किया था कि बेचारे नौकरी छोड़ने को तैयार थे कि अब हम नौकरी नहीं कर पाए। तो संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता था। उनको समझाया कि नहीं भाई चलो कुछ किया जाएगा, देखा जाएगा। और ये जो कह रहे हैं कि आदमी की जब इतनी हिम्मत पड़ जाए इस जमाने में कि मुंह खोल के फायरिंग कर रहा है उमेश पाल के हत्याकांड में। आजकल आप देखे होंगे नकाबपोश होते हैं, नकाब लगा लेते हैं, मुंह में पट्टा बांध लेते हैं, कुछ नहीं मिलता तो हेलमेट लगा लेते हैं। दुर्दांतता इनकी देखिए कि मुंह खोल के बाकायदे खुलेआम गोली मार रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वहाँ एविडेंस क्रिएट करिए, उनका वीडियो बनाइए। अरे भाई इतने दुर्दांत अपराधी हैं, जब मुठभेड़ हो गई तो वहाँ ये फुर्सत है कि आपको समन करके बुलाए कि देख लीजिए इनमें क्या राज इनके पास है, क्या राज दफन हो रहे हैं इनके साथ। जिनको पूरी दुनिया जान रही है, हर आदमी जान रहा है कितने बड़े ये लोग अपराधी हैं और इनका आतंक इस कदर था कि काम करना मुश्किल हो रहा था। तो ये मैं तो ये समझ ही नहीं सकता कि इस तरह की कार्रवाई कभी जमाने में हो सकती जो माननीय मुख्यमंत्री जी के राज्य में हो रही है। इस तरह की जब कार्रवाई होती है तो माफिया गिरोहों में क्या संदेश जाता है? क्या संदेश जा रहा है इस तरह की जब कार्रवाई होती है? तो संदेश ये जा रहा है कि आप काम करने में खड़खड़ा रहे थे इन लोगों के क्षेत्र में। कानून, इनका जो शब्द था कानून था, संपत्ति हड़पनी हो तो इनके पास चले जाइए, कोई काम करवाना तो इनके पास चले जाइए, आपको बिजनेस शुरू कराना हो तो इनकी पूजा करिए। यानी एक तरीके से अनपैरेलल गवर्नमेंट चल रही थी उस क्षेत्र में। उस आतंक से मुक्ति हुई कि खुद अपने मुंह से कह रहा है कि हमारी हेकड़ी, हमारी माफियागिरी की चली गई मिट्टी में मिल गई। तो किसी को मिट्टी में मिला देना कहना या किसी को ठीक कर देना, इसमें क्या गलती है भाई? क्या कहते कि फूलों के तेज में बैठाइए इनको। अच्छा, जो घटना हुई थी उमेश पाल का शूट आउट था, उसके जो 14-15 कैमरों से जो वीडियोस, तरह तरह के वीडियोस आए थे, उससे क्या संदेश गया था? वही मैं कह रहा हूँ, ये संदेश, ये देखिए इनकी दुर्दांतता का संदेश गया था। वो चाहते थे कि हमें पहचान लो हम कौन लोग हैं, सड़क मार रहे हैं। तो अब वो जवाब मिला है। और ये इतने दुर्दांत से आज यहाँ कल काठमांडू की यानी देश के किस कोने में किस मौके पहुंच जाए, जो कह रहे हैं कि इनको ले गए वहां मारा। कहाँ एविडेंस, कौन सा साक्ष्य ला रहे हैं लोग कहने को? ये तो कहने की बातें हैं ना भाई। इस तरह के अपराधी, उनकी मूवमेंट इतना स्विफ्ट होता है, इतने इनके रिसोर्सेज हैं कि कहाँ से कहाँ पहुंच गए और मुखबिरी लगी रहती है जहाँ हुए। और इनकी हिम्मत आप देखिए, जब ये पूरे इतना बड़ा शहर है, इतना मशहूर शहर, वहां पे मुंह खोल के वारदात कर रहे हैं तो उन्होंने पुलिस के ऊपर गोलियां चलाई होंगी, इसमें कोई शक थोड़ी ना है। नहीं, और उसी में एक चीज और है, ये शूटर्स चाहते थे कि इनको जान लो कि हम कौन हैं जो हमला करने उमेश पाल पे आए। ये चाहते थे कि इनको पहचाना जाए। देखिए, जो छोटा मोटा अपराधी चोर होता है वो अपने को छुपाता है, और जो माफिया होते हैं, जो आतंक के जरिए राज्य करते हैं, वो ये दिखाते हैं कि हमको देख लो, हम ये हैं, और अगर सामने आओगे तुम्हारा ये हश्र होगा। यही तरीका इनका जरिया आतंक फैलाने का है। तो भाई विपक्ष तो देखिए कह रहा है कि जांच कराओ। मायावती ने भी बयान जारी किया है कि इसकी तो जांच होनी चाहिए। नहीं, जांच टिकट भी बहन जी ने दे रखा था शाइस्ता को। कोई एनकाउंटर, कोई कस्टोडियल देखो तो उसकी जांच ऑटोमेटिकली होती, जांच तो हो ही रही है। वो तो कानून में लिखा हुआ है, तो उसमें हर चीज की इस नजरिए से। एसपी सिंह साहब हमारे साथ बने रहिएगा। हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता देवेंद्र प्रताप सिंह मौजूद हैं। इन्होंने कहा इनकी पार्टी ने कि मानवाधिकारों का हनन हुआ। ठीक है, आप कह रहे हैं कि मानवाधिकारों का हनन आपकी पार्टी कह रही कि हुआ, लेकिन उमेश पाल के अधिकारों का हनन नहीं हुआ, उन 2 वर्दीधारियों की शहादत का हनन नहीं हुआ। उनके बारे में कौन बात करेगा? देखिए ब्रजेश जी, किसी भी सरकार, किसी की सरकार हो, किसी पार्टी की सरकार हो, सरकार की पहली प्राथमिकता होती है कानून व्यवस्था, कानून का राज होना चाहिए। अपराधी चाहे जितना बड़ा हो, चाहे जितने बड़े पद पे क्यों ना हो, जो सज़ा एक आम अपराधी को मिलता है वही सज़ा उस बड़े पद पे बैठे हुए अपराधी को मिलना चाहिए। मगर हाँ, हिंदुस्तान में कानून का राज है, न्यायपालिका है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है। फेक इनकाउंटर्स नहीं होने चाहिए। कुछ काम न्यायपालिका को भी छोड़ देना चाहिए। जिस तरीके से अच्छा, आप सब लोग कह रहे हो फेक इनकाउंटर, फेक इनकाउंटर, फेक इनकाउंटर।
आपके पास कोई एविडेंस है जो ये साबित करे या जरा भी संदेह पैदा करे कि ये फेक इनकाउंटर है? कोई एक एविडेंस? ब्रजेश जी, जिस तरीके से ये इनकाउंटर हुआ है और पिछले जिस दिन से जो है अभी उमेश पाल की हत्या हुई और साबरमती जेल से अतीक अहमद को लाया जा रहा है और बार बार मीडिया में ट्रायल हो रहा है कि कहीं वो उनकी गाड़ी जो है पलट दी जाएगी, कहीं उनको बराबर ये शक और सुबह ये पैदा जाहिर किया जा रहा था कि इनके जान को खतरा है, भाई, इनके परिवार के जान अगर कोई डर आ रहा है तो ये डर तो अच्छी बात है, डरना चाहिए। अपराध कर रहे हो तो डरो नहीं, अपराधी कोई भी हो उसको हम तो पहले ही कहा बख्शा नहीं जाना चाहिए ब्रजेश जी, मगर ये भी है कि कानून का भी सम्मान करना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग उत्तर प्रदेश क्या देश में हमारा संविधान में कानून में कहीं से किसी को परमिसिबल नहीं है। ब्रजेश जी, इस तरीके से कार्रवाई होगी तो निश्चित तौर पे जो हमारा जो एक संविधान है, जो हमारा कोर्ट रूल्स ऑफ लॉ है, वो कहीं ना कहीं जो है खतरे में। लेकिन आपने वो वीडियो देखा गया है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। देवेंद्र जी, आपने वकालत की है ना? जी, मैंने वकालत भी किया है। मैंने 5 बहुत अच्छी बात है कि आप वकील भी हैं। आपने वो वीडियो देखे थे इलाहाबाद वाले 14-15 कैमरे से जो आए थे वीडियो? देखिए ब्रजेश जी, नहीं बस बता दो देखे कि नहीं? बिल्कुल देखा था। उसके देखने के बाद आप विटनेस प्रोटेक्शन वाला भी मसला आपसे बेहतर कोई छिपा नहीं। आप जानते हो विटनेस प्रोटेक्शन को कितना देखा था, बुरी तरह से प्रभावित इस केस ने दिया। जब आपने ये वीडियोस देखे थे देवेंद्र जी, आपके भीतर क्या डर नहीं बैठा? आपके मन में कोई घबराहट या चिंता नहीं आई? समाज के प्रति चिंता भी कोई विषय होता है? अहमद, जो अभी श्री प्रकाश सिंह जी ने कहा है, वरिष्ठ आईएएस ने, अतीक अहमद कोई दूध के धुले नहीं थे। ये सच है कि प्रयागराज इलाहाबाद क्षेत्र में उनका दहशत था, उनका अपना राज चलता था। कोई भी अधिकारी हो, कोई भी ठेके पत्ते हो, वो जो है उनके इशारे पे होते। यही तो मैं कह रहा हूं, सच्चाई है, ये सच्चाई है, उनको हैंडल करने दीजिए। पुलिस को हैंडल करने दीजिए। पुलिस को जवाब कहां देना है? कोर्ट में। अगर पुलिस कुछ गलत की होगी कोर्ट में खुद ही जवाब देगी, फंसेगी। पर आप क्यों पुलिस पर उंगली उठाओगे? मैं पुलिस पे या एविडेंस लाओ, मैं सवाल उठा दूंगा। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी की सरकार, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आम जनमानस में डर और दहशत पैदा करके शासन और प्रशासन चलाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इसका राजनीतिक फायदा लेने का एक चीज कहना चाहता हूं देवेंद्र जी, राजनीति और अपराध ये दो अलग अलग दृष्टिकोण हैं। आप राजनीति और अपराध को मिश्रण की बात न करिए, राजनीति से अपराध को हटाइए। ये तो पहले भी फायदा हो रहा है, किसको नुकसान, एक अलग राजनीति का मिश्रण, लेकिन अपराध और राजनीति को मिलने ये भी स्थापित नियम है घातक जहर है ये ब्रजेश जी। ये भी स्थापित नियम है कि धर्म एक आस्था का विषय है और राजनीति में इसका कभी इंटर नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जब से इनकी पैदाइश हुई है धर्म को राजनीति से जोड़ करके और धार्मिक उन्माद फैला करके भी आ गए हमारे साथ डिबेट में, उसका फायदा उठाते हैं, उस पर प्रश्न उठना लाजमी है। देखिए ये डिबेट क्यों हो रही? क्योंकि आपने इस पर सवाल खड़े कर दिए। अगर आप सवाल नहीं खड़े करते तो हमारे पास आज डिबेट का कोई आधार ही नहीं था। आज डिबेट से आप किसका नुकसान हो रहा है? आप ही का तो हो रहा है। ब्रजेश जी, आप इतनी सिंपल सी बात नहीं समझ में आती आपको। वीरेंद्र जी आ गए। आप वीरेंद्र जी की बात सुनिए। बहुत सम्मानित पत्रकार हैं आप, बहुत ही आपको अनुभवी पत्रकार हैं आपने कोई प्रश्न उठाया है तो निश्चित तौर पे आपके दिमाग में कहीं ना कोई रिसर्च होगी। मगर एक बात ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से बहुत सारे कारनामों को बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी आ गए डिबेट में। देवेंद्र जी धन्यवाद, पैदा करना धन्यवाद। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ डिबेट में आ गए। वीरेंद्र जी बहुत शुक्रिया आपका। क्या रहा आज उत्तर प्रदेश से एसटीएफ की इस कार्रवाई का क्या संदेश गया? कैसे इन तक एसटीएफ और पुलिस पहुंची, फिर कैसे इनकाउंटर हुआ और सरकार का क्या इस घटना को लेकर सरकार का क्या रुख है और अपोजिशन इस पर प्रश्न चिन्ह क्यों खड़े कर रहा है? देखिए, करीब 48 दिन हो गए थे उमेश पाल के मर्डर को और पुलिस हत्यारों को नहीं पकड़ पा रही थी। एसटीएफ और तमाम सारी शाखाएं लगी थी, एजेंसियां, और इस मामले को लेकर ऐसा बताया जा रहा है कि एसटीएफ ने असद को 24 घंटे पहले ही ट्रेस कर लिया था, 2 दिन पहले के करीब, और उसको फिर अरेस्टिंग के चक्कर में पुलिस दौड़ती भागती रही और झांसी में जाकर मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में स्वाभाविक है कि एसटीएफ न होती तो इतना आसान नहीं था इन दोनों अपराधियों को मार पाना। लेकिन देखिए,
एक बात कही जाती है कि अपराधी जिस भाषा में समझेगा उसी में समझाएंगे। आज के मुठभेड़ को आप उसी रूप से देख सकते हैं। अतीक ने अपनी हरकतों से अपने पूरे परिवार को बर्बाद कर लिया, अपने बेटे को अपराधी बना दिया। आज इस इनकाउंटर में उसकी मौत हो गई। ऐसा वर्चस्व, ऐसा साम्राज्य, ऐसी दहशत, संपत्ति, गुंडागर्दी किस काम की, जब अपनी औलाद ही आपके साथ ना रह जाए, उसकी मौत हो जाए और आज उसका शव लेने वाला कोई नहीं है। ये संयोग देखिए कि अतीक और उसका भाई, उसका पूरा परिवार भागा है, बिखरा है, जेल में है। लड़का मुठभेड़ में मारा गया है, लेकिन उसका बॉडी लेने के लिए कोई जाने वाला स्थिति नहीं है। ये होता है अपराध का अंत। जब अपराधी मनबड़ हो जाए तो उसको मिट्टी में मिलाना पड़ता है। जब वो लोगों के घरों का चिराग बुझाने में हिचकिचाता ना हो, आज जब अपने पर आई तब आंसू निकल रहे हैं। पता नहीं कितने मुकदमे हैं, कोई गवाही नहीं देता था। ये क्यों ऐसा रहा? क्या खाली अतीक अहमद जैसे लोग सत्ता के बिना संरक्षण के आगे बढ़ते हैं? एक ज़माना था कि अतीक के पास लोग लाइन लगाते थे, पुलिस वाले सलूट मारते थे, कुत्ते तक से उसके लोग हाथ मिलाने के लिए आतुर रहते थे। बड़ा अतीक का जलजला देखा लोगों ने। लेकिन आज इनकाउंटर ने साबित कर दिया कि अपराध की उम्र लंबी नहीं है। तुम्हारा किया हुआ पाप तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भोगेंगी और इसके लिए तैयार रहना। आज वो असहाय पड़े हुए हैं। पूजा पाल देखिए, जिनके पति को दौड़ा कर मारा था, वो समाजवादी पार्टी की विधायक हैं। उन्होंने इस काउंटर का समर्थन किया है। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि जिसके ऊपर गुजरती है दर्द उसको होता है, उसको पता लगता है। अतीक अहमद ने शायद ये नहीं सोचा था कि भाग्य का लिखा हुआ बदला नहीं जाएगा। जो बो रहे हो उसे तुम्हें काटना पड़ेगा, और आज वो काट रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं। सरेआम गोली बम चलाने वाले लोगों को छोड़ दिया जाएगा, समाज में क्या मैसेज रह जाएगा? कानून, सरकार, मंत्री, मुख्यमंत्री, इन पर क्या लोग सोचेंगे? जो लोग कहते हैं कि ठोको नीति चल रही है, तो अगर खुलेआम ऐसे बमबाजी गोलियां चलेंगी तो ठोको नीति का तो असर दिखना चाहिए, वरना उसकी स्थिति सिर्फ मजाक की तरह बनकर रह जाती। तो लोग बुलडोजर भी देखा लोगों ने और ठोको नीति भी देखी। सरकार को आज एक बहुत बड़ी 48 दिन बाद ये इनकाउंटर हो पाया है। ये ज़रूर है कि अतीक अहमद के परिवार ने जो मर्डर किया था, उस मर्डर में हम लोग याद देख सुनते आए थे, श्री प्रकाश शुक्ला एक बहुत बड़ा माफिया हुआ करता था, जिसके लिए एसटीएफ का गठन किया गया था। उसी की तर्ज पर खुलेआम ये मर्डर हुए थे और सिपाहियों को और उमेश पाल को मारा गया था। तो ये आज बहुत बड़ा दिन है। लेकिन तमाम लोग इनकाउंटर पे ब्रजेश जी सवाल उठा रहे हैं। इनकाउंटर पे तो सवाल देखिए हमेशा उठता है। क्यों? क्योंकि इनकाउंटर में अपराधी हमेशा मोटरसाइकिल से भागता है, वो हमेशा झाड़ी झंखाड़ी की ओर भागता है, और इनकाउंटर में गोली लगने के बाद भी वो इतना होश में रहता है कि ओकरे हाथ से असलहा नहीं छूटता, और हमेशा उस इनका मरे हुए अपराधी के हाथ में आप देखेंगे कि असलहा उसके हाथ में पकड़ा रहता है। तो बड़ा इनकाउंटर की कुछ सेट पैटर्न है, वो आपको देखने को मिलेगा हमेशा अपराधी के साथ। लेकिन अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी कोई धर्म नहीं होता, अपराधी का कोई रिश्तेदार नहीं है। वो पुलिस को कोई रियायत करेगा जब उसके पास असलहा है, आधुनिक हथियार है। तो इस इनकाउंटर को लेकर आप तमाम तरह की बातें सुन सकते हैं, लेकिन जो इंसाफ का तकाजा है वो सामने आया है। जब लोगों के घरों का चिराग बुझाओगे तो अपने नस्लों के लिए भी तुम कोई उजाला नहीं छोड़कर जा पाओगे। सबको एक दिन भोगना पड़ेगा। ब्रजेश जी, योगी आदित्यनाथ की सरकार की ये लिए आज ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और जिस काम के लिए बहुत लंबे समय से 40-45 दिनों से लोग लगे थे, 48 दिनों से वो अब कर पाए हैं।
बिना मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति के ये नहीं हो सकता सरकार की। तो ये तो देखिए जो हुआ है वो कानून उस पर निर्णय करेगा। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जिन्हें याद आ रहे हैं टूटते हुए अपने आशियाने, वो यात्रा पर क्यों गए थे ये सब हाथ आजमाने, और जब बात आई खुद के मकानों को जलते देखने की, तब आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं सरकार पर रहे बिलबिलाने। दंगा करने वाले का हर कोई अब डरेगा और नुकसान करने वाला जुर्माना भी भरेगा। कानून को खिलौना मत समझो दोस्तों, क्योंकि ये बुलडोजर है, अब हर जगह चलेगा। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड जीरो से बेसिक फैक्ट्स हम सब तक पहुंचाने के लिए। बहन भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ एसएन सिंह मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता हैं। एसएन सिंह जी, बीजेपी के ऊपर जो आरोप लगे हैं, विपक्ष ने लगाए हैं, मैं उस पर आपकी सफाई चाहता हूँ। देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी पे सिर्फ यही आरोप लगा है जो एक गाने में है कि हम पे इल्जाम है कि चोर को क्यों चोर कहा और क्यों सही काम किया काहे न कुछ और किया। भारतीय जनता पार्टी पे इसके अलावा कोई आरोप नहीं है। एक बात। दूसरी बात, यहाँ सभी लोग पढ़े लिखे हैं और जानते हैं कि कोई भी इनकाउंटर होता है उसकी मजिस्ट्रियल जांच होती है और वो पूरी रिपोर्ट आती है, उसको देख लेना चाहिए। तीसरा आरोप कांग्रेस के भाई लगाते हैं, तो मैं कहता हूं ये इसी तरह के कार्य करते हैं। 26/11 की घटना होगी, उसमें भी धर्म देखने लगेंगे, जाति देखने लगेंगे। इनके मंत्री आर अंतुले साहब ने क्या कहा था? हिंदू आतंकवादी। सिखों का दंगा जब होता है तो बड़े पेड़ से जोड़कर देख लेंगे और इमरजेंसी लगाने का कार्य करेंगे। हम डिबेट को दूसरी तरफ नहीं ले जाना चाहते, केवल छोटा सा बताना चाहे कि वो जिस तरह की बात को कर रहे हैं, संविधान को कितना मानते हैं, कानून को मानते हैं या नहीं मानते। वो कहते हैं कि राजा के लिए अलग कानून, बाकी के लिए अलग कानून होना चाहिए। ऐसा नहीं है, उत्तर प्रदेश में सबके लिए एक कानून है। और आप देखिए ब्रजेश जी, 65,000 देवेंद्र जी बीच में नहीं, कार्रवाई होती है। देवेंद्र जी बीच में नहीं, देवेंद्र जी बीच में नहीं, 65,000 लोगों देवेंद्र जी की आवाज बंद कर दीजिए। आदरणीय ब्रजेश जी, तो उसमें सभी जाति धर्म के लोग होते हैं। और मैं कह रहा हूँ आकाश जाटो, अमित कसाना, सुंदर भारती, अनिल दुजाना, अंकित गुर्जर, कुंटू सिंह, उमेश राय, त्रिभुवन सिंह, मुख्तार अंसारी, इरफान सोलंकी, विजय मिश्रा, योगेश भगौड़ा, सुभाष ठाकुर, लगभग 25-30। लेकिन सभी माफियाओं के साथ एक जैसी कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए इस भेदभाव पर तो सवाल उठेंगे ना। सब माफिया पर एक जैसी कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? नो देवेंद्र जी देखो, डिबेट के बीच में टोका-टाकी में, तो मैं आऊंगा आपके पास। देखिए ब्रजेश जी, होता क्या है, कुछ अपराधी रहते हैं और बाद में अगर अपनी पूंछ को नीचे झुका लेते हैं तो इस समय अगर किसी घटना को अंजाम नहीं देंगे तो कानून अपना कार्रवाई करेगी। लेकिन मैं मतलब अगर अपराधी थोड़ी पूंछ झुका लें तो आप उन्हें छोड़ देंगे? नहीं, आप सुनिए, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं किसी भी अपराधी को कहिए कि किसी घटना को अंजाम दे और इस पारदर्शी जवाबदेह ईमानदार सरकार में बच जाए, जाति धर्म वर्ण वर्ग के नाते बच जाए, तो इस चैनल पर मैं ये कह के जाता हूं ऐसा होगा नहीं। चूंकि पूज्य योगी आदित्यनाथ के लिए पूरे प्रदेश की जनता उनकी जनता है और सबके लिए एक समान कानून है। यहाँ कोई जाति नहीं है, कोई वर्ण नहीं है, कोई वर्ग नहीं है। बताइए दीपक रंजन, आप आरोप तो लगा रहे हैं, आप एविडेंस दीजिए, कहाँ भेदभाव हो रहा है? ब्रजेश जी, पिछले 6 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है? रूटीन क्राइम कोई सरकारें नहीं रोक सकती, लेकिन जिस तरीके से ऑर्गेनाइज क्राइम बढ़ा है, इनकी एलआईयू, इनका इंटेलिजेंस इतना फेल्योर था, जैसा कि अभी दूसरे वाले माफियाओं ने पूछ छुपा लिया, इसलिए थोड़ा नहीं हो रहा है। करे पूछ उठाएंगे तो उनके साथ भी यही करेंगे ये। पूछ तो नहीं उठा रहे हैं। तो ये अभी ऐसे रिटायर्ड आईएएस साहब एसपी सिंह साहब कह रहे थे कि वो बिना मुंह पे मास्क लगाए, बिना कोई पर्दा किए जो खुलेआम वो गोली चला रहे थे। तो मैं और विपक्ष का, मैं यही सत्ता पक्ष के लोगों से और सरकार के लोगों से मैं यही जानना चाहता हूं कि आखिर किसके सह पर ये बिना मुंह छुपाए जो है खुलेआम फिल्मी स्टाइल जो है ये गोली चला रहे थे। हमारा प्रश्न बस यही है और इसका जांच होना चाहिए कि 6 साल से आपकी सरकार है, आपकी एलआईयू, आपकी इंटेलिजेंस इतनी फेल्योर क्यों है कि खुलेआम इलाहाबाद में एक बाजार में जो है ऑर्गेनाइज तरीके से क्राइम हो रहा है और आपके लोग 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद आप उसको पकड़ नहीं पा रहे हो, आप उसको एनकाउंटर कर दे रहे हो, आप लोग राज छुपाने का काम कर रहे हो। कितने राज दफन है, क्योंकि अतीक की बहन ने भी आरोप लगाया, जो आपके सत्ता के मंत्री जी है उसके ऊपर आरोप लगाने का काम किया है अतीक अहमद की बहन ने। और रहा सवाल, अभी एसएन सिंह जी ने कहा, भाजपा के प्रवक्ता जी ने, कि
पूजा पाल के बारे में। तो पूजा पाल ने जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से बात की तो उन्होंने अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई करने का काम किया, उनको किनारे लगाने का उसको काम किया। उसके बाद पूजा पाल जी समाजवादी पार्टी की सदस्यता लिया उन्होंने, समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ी, समाजवादी पार्टी से वो विधायिका है, क्योंकि इस सरकार में थैंक यू। हाँ, एसएनसी 20 सेकंड आपके पास है। सरकार में ओके, थैंक यू डिबेट को सिस्टमैटिकली आगे बढ़ाते हैं, 1 by 1 सबका नंबर आएगा। 20 सेकंड। ब्रिजेश जी, हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहते थे, लेकिन बार बार समाजवादी पार्टी के लोगों ने समाजवादी पार्टी का मैं कहा कि अगर किसी घटना को अंजाम देता है, उसके बाद आपके यहाँ से विधायक होता है, 96 में आपके यहाँ से सांसद होता है, 2004 में, और 2015 में आप उसको लड़ाते हैं, 2017 में श्रावस्ती से लड़ाते हैं। ये गुनाह किसने किया? किसने उसके दांत और हाथ को बढ़ाने का कार्य किया? अगर दांत और हाथ को उसी समय आप छोटे कर दिए होते और यही न्याय व्यवस्था उत्तर प्रदेश में लागू किए होते कि सभी अपराधियों के लिए एक कानून होगा, चूंकि अपराधियों के लिए कानून नहीं था उस समय, जो आपके अपने थे उनके लिए अलग। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। उनके लिए अलग। धन्यवाद। देवेंद्र सिंह आप कुछ कह रहे थे, बोलिए। ब्रजेश आप बोलिए। विपक्ष का बहुत दिनों से, जब से योगी जी की जो है 1.0 की सरकार है, 6 साल सरकार को हो गया, विपक्ष हमेशा ये मांग करता रहा है कि टॉप 10 या टॉप 100 अपराधियों के उत्तर प्रदेश में लिस्ट जारी किया जाए। क्या योगी सरकार को नहीं जारी करनी चाहिए? पूछ दबाए हैं तो क्यों जारी करें? तो मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से कुछ जात विशेष धर्म के लोगों को डरा धमका करके ये अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, इस पे प्रश्न उठना लाजमी है। और रही बात इनकाउंटर की, तो इनकाउंटर में जो इनकाउंटर होते हैं, जो अभी जितने भी एविडेंसेस देखा जाए या सही से देखा जाए या एनालिसिस किया जाए, फॉरेंसिक एनालिसिस किया जाए, तो जब से अतीक को साबरमती से प्रयागराज लाया जाता है, उसको बीच में उनकी गाड़ी खराब होती है, डराया जाता है तो कि आपकी गाड़ी जो है दर्द हो रहा है, वो डरे, चाहे पोटी करे, चाहे पैंट गीली हो जाए, आपको क्या तकलीफ है गाड़ी खराब हो जाए? ये कोई विषय है उठाने का? मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं? तब मानवाधिकार का उल्लंघन इस तरीके से घटनाएं होंगी तो निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इलाहाबाद जोन के फॉर्मर एडीजी और अतीक अहमद मामले में शुरुआत से ही इसके ऑपरेशंस में लगे हुए और अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं प्रेम प्रकाश जी जुड़ चुके हैं। प्रेम प्रकाश जी, बहुत शुक्रिया। पिछली कई डिबेट्स आपके साथ हुई, हम सब चाहते थे और हमारे दर्शक चाहते थे कि आज आप ज़रूर आएँ, आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। किस तरह से देखते हैं इतने मेगा बड़े सक्सेसफुल ऑपरेशंस को आप? आज पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की गई है वह वास्तव में इस तरह की कार्रवाई हुई है कि जो एक प्रोफेशनल जो पुलिस के हमारे जवान है, जाबाज, उन्होंने जो कार्रवाई की है वो बिल्कुल कानून के अनुरूप, और ये बहुत ही एक्सपीरियंस टीम है। जो नवेंदु सिंह जो इंचार्ज थे डिप्टी एसपी, उनको मैंने करीब से कार्य करते देखा। वो साथ ही एक ही बिल्डिंग में हम PHQ में वहां पर रहकर ऑपरेशंस की भी प्लानिंग करते थे और साथ साथ मिलकर काफी सारी कार्रवाई की, जो इनामी बदमाशों को पकड़ा या उनको ऊपर पहुंचाया। नवेंदु की टीम पर मुझे पूरा भरोसा था कि ये जल्दी ही, क्योंकि बार बार प्रश्न पूछा जाता था कि शूटर कहाँ है, शूटर क्यों नहीं पकड़े जा रहे? वो 5 शूटर्स पे ही सवाल उठते थे। हाँ, तो अब ये शूटर्स को पकड़ना, क्योंकि जब एक बार बदमाश भाग जाता है तो उसके लिए फिर पकड़ने के लिए प्रयास तो काफी करने पड़ते हैं। और ये सब शातिर बदमाश है, इनका पूरा नेटवर्क है, इनकी जान पहचान पूरे प्रदेश में, और अब तो ये बातें सामने आ रही है कि विदेश में भी जान पहचान है। तो इनको इस तरह का यहाँ पर रहने के लिए जो ठिकाने मिल जाते हैं, लोगों की सपोर्ट मिलती है, एसटीएफ के लिए कितना मुश्किल रहा होगा प्रेम प्रकाश जी? ये एक बहुत ही केयरफुली प्लान किया गया होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मीडिया में लगातार ये कांड छाया हुआ था, पूरा दबाव था एजेंसीज के ऊपर कि इसमें जल्दी से रिजल्ट देने, और जल्दी रिजल्ट देने में कठिनाइयां बहुत सारी आती है, क्योंकि बदमाश के पास इस तरह के रिसोर्सेज है और ये पैन इंडिया काम करते हैं, और इनके जो संरक्षण दाता हैं वो भी बहुत सारे हैं। हर जगह मैं देखता था कि इनके कोई ना कोई कनेक्शंस निकलते रहते थे। उन पे कार्रवाई जब करना शुरू की गई और 14 की कार्रवाई गैंगस्टर में हुई, तो गैंगस्टर में बहुत सारे इनके साथी, उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी, लेकिन उसके बाद भी वो कहीं ना कहीं वारदात करने से चूकते नहीं थे, कहीं मकीनों पर, जमीनों पर कब्जे करने का। तो ये दुस्साहस था। चुनाव के दौरान मुझे बातें याद है कि जब पिछला चुनाव हो रहा था तो इस तरह की अफवाह उड़ा दी गई कि अब ये सरकार चली जाएगी, और उसके बाद इन्होंने जो तांडव किया अपने क्षेत्र में,
जो काउंटिंग से पहले दिन निकलकर गाड़ियों पर निकलकर घूमना, वहां पूरे काउंटिंग सेंटर्स की घेराबंदी करना, उसके लिए ये अतीक और इसके लोग कर रहे थे। हाँ, ये तो उनको डीएम और एसएसपी को स्वयं जाकर उनको वहां पर खदेड़ना पड़ा। इस तरह की कार्रवाइयां ये करते थे। तो इतने मनभर लोग थे, और जो वहां पर कार्रवाई प्रयागराज पुलिस ने की, एसटीएफ ने की, ये इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है, ये बड़े दिलेरी के कार्य हैं। एनकाउंटर करना, बड़े बदमाशों को मार गिराना, ये कोई आसान काम नहीं है। इनके बाद और जिस तरह से ये शूट आउट अंजाम दिया गया था और जिस तरह से डेयरिंग तरीके से उन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था, वो चाहते थे कि लोग जाने कि ये उन्होंने ही किया है। ये देखिए फोटो, उन्होंने अपना ना मास्क लगाया हुआ है, ना चेहरा ढक रहे हैं पूरी तरह से, और ये आइडेंटिटी अपनी खास कर उजागर कर रहे हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि देखिए, पहचान लीजिए कि हम हैं, हम मार रहे हैं, हम कर रहे हैं, यहाँ पर हत्या का कांड कर रहे हैं, और अब हमसे डरिए। ये इनकी मंशा होती है, क्योंकि टेरर फैलाने का काम इन्होंने हमेशा वहां किया। लेकिन जिस तरीके से एसटीएफ की टीम ने इनको वहां पर पूरा अपना पुलिस एक्शन में इनको मार गिराया है, इसमें मुझे लगता है कि इन्होंने बिल्कुल फायरिंग की होगी। ये पहली बार ऐसा हुआ होगा कि अतीक अहमद की फैमिली के किसी मेंबर इनकाउंटर में मारा गया? ये पहली बार भी देखिए, इसको इनका भाई अशरफ को पकड़ा गया था। उस पर जब वहां पर पकड़ने के लिए पुलिस टीम गई तो उसके साथियों ने फायर किया, और जब अशरफ को पकड़ के लाया तो वहां पुलिस के पास अगर फर्जी एनकाउंटर करना होता तो अशरफ को उसी टाइम मार गिराया होता। लेकिन लोगों ने वहां पर जितनी भी टीम थी वो सब कानून का पालन करने वाले लोग हैं, और ये भी एसटीएफ की टीम, मैंने देखा बहुत सारे इनके साथी हैं जो जिंदा पकड़े गए। बल्ली को जिंदा पकड़ा गया, इनके 3 साथी थे जो मध्य प्रदेश में सागर से लाए गए, उनको जिंदा पकड़ा गया, और भी कई सारे इनके जो गैंग मेंबर्स हैं। तो अगर पुलिस ये चाहेगी कि पूरी तरह से इनको बस किसी भी तरह से ये इनके प्रकार मारना है तो मार भी सकती है। अब ये इनकी फाइनली इनकी रीढ़ पर हमला हुआ है इस आपराधिक गिरोह के, ये माने? ये बिल्कुल, ये अभी देखिए, जब तक आदमी इधर उधर के लोगों के थ्रू अपराध करता रहता, उनको जेल भिजवाता रहता, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आज जब उसके स्वयं के परिवार पर इस तरह का आघात हुआ है कि वो पुलिस एनकाउंटर में मारे गए हैं, तो ये निश्चित रूप से पूरे परिवार की रीढ़ तोड़ देगा, और जो इनकी माफिया गतिविधियां उन पे पूरा अंकुश लगेगा। और इससे एक प्रयागराज में नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों में, कौशाम्बी जनपद में, फतेहपुर और आसपास, ये सब जगह जो इनका आतंक का माहौल था उसके खात्मे की एक ये काफी बाकी बचे 3 शूटर जो इस मामले में है और शाइस्ता, इन पर इस इनकाउंटर के बाद इनके मनोमस्तिष्क पर इस बात का दबाव होगा कि अब वो शीघ्र सरेंडर करें? वैसे तो इनको सरेंडर कर देना चाहिए था। जब ये देख रहे हैं कि पुलिस के द्वारा इनको, ये पूरी इन्वेस्टिगेशन में बात सामने आ गई है कि इनके द्वारा फायरिंग की गई है, इनका नाम भी सामने आ गया, ये दुस्साहसी है कि ये पुलिस के सामने नहीं आ रहे। इनको अभी भी जो है अपनी माफिया गतिविधियों पर पूरा भरोसा है कि उनके साथी इनको बचा लेंगे। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने ये अंजाम दिया घटना को, उसके बाद भी हर जगह ये फायरिंग करने से चूकते नहीं है। और ये विख्यात है, सब लोग जानते हैं कि जब भी पुलिस इनके पकड़ने की कोशिश करती है तो ये हमेशा फायर करते हैं, या पुलिस को ये कुछ समझते नहीं है, फायरिंग करने में बिल्कुल बेहिचक फायरिंग करते हैं। और इनके पास जो जितना भी गैंग मेंबर्स है वो आप पूछ ले, जो काफी सोफिस्टिकेटेड और विदेशी असलहे भी बरामद हुए हैं। ये चिंता की बात है, क्योंकि ऐसे प्रतिबंधित बोर्स हैं या ऐसे असलहे हैं जो शायद यूपी पुलिस ने भी नहीं देखे होंगे। बिल्कुल, ये एकदम इस तरह के जो इनको जो असले बरामद किए गए हैं फॉरेन मेड है सारे, और इनके पास असलों की कोई कमी नहीं थी। जब भी ये पकड़े जाते थे इनके साथ ही असलों के साथ ही पकड़े गए। तो इसलिए इनके ऊपर जो कार्रवाई हुई है, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि पुलिस ने पूरा लीगल कार्य किया है। और इसमें जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो पुलिस को ये अधिकार देता है कि ऐसे कोई भी व्यक्ति जो उसके ऊपर फायर करता है, उसकी जान ले सकता है, तो उसको मार गिराया जाए। उसमें कोई भी इलीगल कार्य नहीं है। लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि बहुत सारे लोग ये अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस तरह की चीजों को सपोर्ट करते, बिना देखे बिना जाने पहले ही उस पर कोई आरोप लगा दे रहे हैं कि ये तो फर्जी एनकाउंटर है। किसी भी एनकाउंटर को फर्जी कहने के लिए आप देखिए कि एनएचआरसी की इतनी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है जी। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन बड़ी क्लोज दृष्टि इस पर रखता है। सिविल सोसाइटी इस पर लगातार निगाह बनाकर रखती है। अगर कोई भी फर्जी एनकाउंटर होगा तो जांच के दायरे में है, मैजिस्ट्रियल जांच के दौरान वैसे सभी एनकाउंटर की मजिस्ट्रेटी जांच होती है, मजिस्ट्रेटी जांच भी होगी। और साथ ही देखिए कोर्ट की हमेशा, क्योंकि हाई कोर्ट वहीं पर है प्रयागराज में, एक गतिविधियों पर ऐसी जो पुलिस के एक्शन से उन पर निगाह रहती है और स्क्रूटनी से पुलिस को गुजरना पड़ता है।
अभी तक कोई ऐसा बात नहीं आई है कि ये पुलिस ने गलत कार्य किया है। तो मुझे अभी मैं झांसी के लोगों को सुन रहा था कि जो आसपास जो प्रत्यक्षदर्शी हैं जहां पर एनकाउंटर हुआ है, वो इस बात की पुलिस की सराहना कर रहे थे, और मैंने देखा नहीं, आम आदमी पहले पुलिस की कभी सराहना नहीं करते थे, खासकर एनकाउंटर के समय में वो पुलिस के ऊपर अवश्य संदेह जाहिर करते थे। लेकिन मुझे बहुत ही इसमें अच्छा लगा कि जब लोग वहां पर खुलकर तारीफ कर रहे हैं कि नहीं, पुलिस ने बहुत अच्छा कार्य किया है, और ये एनकाउंटर बदमाशों ने जब फायरिंग की उसके बाद एनकाउंटर हुआ, तो इससे हमें शुक्रिया सर, आप हमारे साथ बने रहिएगा, डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ सूर्य कुमार शुक्ला उत्तर प्रदेश में महानिदेशक रह चुके हैं, जुड़ चुके हैं। शुक्ला जी, स्वागत आपका। ये जो मुठभेड़ हुई है इसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? कितना प्रोफेशनल तरीका अपनाया गया, और एसटीएफ की इस कार्रवाई पर विपक्ष सवाल क्यों उठा रहा है? मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि आज जब उत्तर प्रदेश को इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कराकर विकास के रास्ते पर बढ़ाने का प्रयास हो रहा है, काम हो रहा है, तो उस समय ये जो बीच में झटका लगा था कानून व्यवस्था के नज़रिए पर कि एकाएक गवाह, क्योंकि राजू पाल के हत्याकांड को सारा देश जानता था कि एक सिटिंग विधायक को जिस तरह से दौड़ा कर 4 किलोमीटर तक गाड़ियों में फिल्मी स्टाइल में मारा गया था, उसकी चर्चा, उसकी यादें तमाम लोगों को अभी भी उनकी याद में जिंदा हैं। तो ऐसे घटना के गवाह उमेश पाल को जब मारा गया तो एकाएक तमाम बुद्धिजीवियों, तमाम समाज सेवियों को झटका लगा कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और उसका ये बहुत जोरदार जवाब यूपी पुलिस ने दिया है, एसटीएफ ने दिया है, और उत्तर प्रदेश सरकार के संरक्षण और मार्गदर्शन में अपराधियों पर, खास तौर से अतीक के जो माफिया गिरोह पर कार्रवाई हुई है, इसका प्रभाव पूरे बाकी भी प्रदेश के अपराधियों पर तो पड़ेगा ही, साथ ही इसका प्रभाव देश के अन्य भागों में जहां जहां तक ये संदेश जाएगा वहां भी ये संदेश जाएगा कि यूपी में अब कोई अपराधी वसूली करके या किसी तरह से किसी व्यवसायी को, किसी उद्योगपति को परेशान नहीं कर पाएगा, किसी को त्रस्त नहीं कर पाएगा। पर कुछ लोगों को थोड़ा मानवाधिकार की चिंता है। जो मानवाधिकार की चिंता आपको भी है, हमको भी है, सभी को होनी चाहिए, लेकिन मानवाधिकार के बारे में एक सिद्धांत है कि अगर शरीर के किसी अंग में कैंसर हो गया और इसके पहले के पूरे शरीर में फैल जाए तो उस उंगली को काट देना ही ज्यादा श्रेयस्कर, हितकर है। और फिर हमारा समाज तो इस बारे में ये बात मान के चलता है कि अगर बृहत्तर सामाजिक हित में कोई बलि देना पड़े तो उसे दे देना चाहिए, ना कि बहुत शुक्रिया, शरीर को, पूरे समाज को बीमार किया जाए। मैं आप सभी उपस्थित मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूं और बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सबने डिबेट में अपना अपना कीमती वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहनों भाइयों, आप सबका बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित रहने और देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।